हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है मिस्ड कॉल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून रीच्ड केरला ऑन जून 4। कह रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून वो केरला में 4 जून को पहुंचा। साउथ वेस्ट मानसून पता ही होगा, जो यहाँ से आता है। 3 days पास्ट इट्स नॉर्मल डे, ये अपनी नॉर्मल डे से 3 दिन लेट पहुंचा है। एंड 4 days बिहाइंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ओन फोरकास्ट, और जो भारतीय मौसमी विभाग ने भविष्यवाणी की थी उससे 4 दिन बाद, मतलब लेट से, ये मानसून साउथ वेस्ट मानसून भारत आया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 2015, कह रहा है कि ये पहली बार है 2015 से, दैट द एजेंसी हैज़ मिसजज्ड द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत होना, कि ये जो भारत की मौसम विभाग है उसने मिसजज कर दिया है एक तरीके से। जो उसका आकलन रहा है वो गलत रहा है कि कब मानसून स्टार्ट होने वाला है उसके कंटेक्स्ट में, बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का मौसम विभाग रहा है वो जो मार्जिन ऑफ एरर में अपना फोरकास्ट करता था, इस बार उसने बाहर किया हुआ, एक तरीके से गलत थोड़ा सा अनुमान दिया है। अ लेट अराइवल, कह रहा है कि जो देरी से आया है, इन इट्सेल्फ, अपने आप में, इज़ नो कैलेमिटी, ये कोई कैलेमिटी नहीं है, मतलब कोई आपदा नहीं है, संकट नहीं है। ऐसा होता रहता है, कभी कभार लेट से मानसून आता है। द डेट ऑन विच द रेन्स टच द केरला कोस्ट हैज़ लिटिल स्टैटिस्टिकल बियरिंग ऑन हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 months दैट फॉलो। कह रहा है कि ये जो जिस डेट में मानसून ने टच किया है केरला कोस्ट को, केरला कोस्ट मतलब यहाँ पर जो टच किया है, इससे जो क्या कहते हैं रेन का जो मात्रा है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टैटिस्टिकल बियरिंग का मतलब है जो डेटा से संबंधित है, या फिर कितना ज़्यादा अमाउंट में बारिश होने वाली है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कि अगले 4 महीने में कितनी ज़्यादा बारिश होने वाली है उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैनी टाइम्स, कह रहा है बहुत बार, इन द पास्ट में, द मानसून हैज़ बिगन अर्ली, जो मानसून था वो पहले स्टार्ट हो गया था, एंड फेल्ड, और फिर बाद में वो फेल हो गया, मतलब उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुई उस साल। एंड ऑल्सो बिगन लेट, और कई बार ऐसा हुआ कि लेट में मानसून आया, एंड रिकवर्ड, और उसने बाद में बहुत ज़्यादा बारिश करके पूरा रिकवर कर लिया। इट इज़ वॉट द मानसून हैज़ इन स्टोर ओवर द नेक्स्ट 4 months दैट इज़ अनसेटलिंग। कह रहा है कि ये जो मानसून, जितना पानी इसके अंदर है, ये कितनी बारिश करेगा अगले 4 महीनों में, ये चिंताजनक वाली बात है, ये चिंता वाली बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कम बारिश होने वाली है, ये चिंता वाली बात ज़्यादा है। इसमें कोई चिंता नहीं है कि मानसून जो है वो लेट से आया है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ पेग्ड सीजनल रेनफॉल एट 90%। कह रहा है कि भारतीय मौसम विभाग ने इस बार का जो सीजनल रेनफॉल है उसको 90% पे ही फिक्स कर दिया है ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 90% ही हमारे यहाँ बारिश होगी। पैक्ड का मतलब होता है फिक्स करना, निर्धारित करना पहले से ही, कि इस बार हमारे यहाँ जो एवरेज से एक तरीके से कम बारिश होगी। विद अ 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटराइट डेफिशिएंट ईयर। कह रहा है कि 60% संभावना है कि इस साल जो बारिश होगी वो कम होने वाली है पूरी तरीके से, आउटराइट मतलब सीधे तौर पर। इट मोस्ट पैसिमिस्टिक प्री सीजन कॉल इन अ डिकेड। कह रहा है कि 10 सालों में अब तक का ये जो भारत की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो भी कॉल आया है, जो भी घोषणा करी है इन्होंने करी है 10 सालों में, ये सबसे ज़्यादा निराशावाद वाली है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खराब एक तरीके से संकेत दे रही है कि इस बार का जो मानसून रहेगा वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। ओनली द नॉर्थ ईस्ट इज एक्सपेक्टेड टू सी अ नॉर्मल रेन। कह रहा है कि सिर्फ भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, सिर्फ यहीं पे नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया पेनिसुला एंड द मानसून कोर जोन दैट वाटर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रेन फेड फार्मलैंड आर ऑल फोरकास्ट टू फॉल शॉर्ट। कह रहा है कि चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, पेनिसुला हो गया, और जो मानसून कोर जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, जो कि पूरे देश को एक तरीके से पानी, ये जो पूरे देश में जो सिंचाई का फार्म लैंड में पानी पहुँचाते थे, वहाँ पर इस बार ये संभावना है, ये फॉरकास्ट है, ये भविष्यवाणी है कि जो बारिश है उसका स्तर कम होने वाला है। एज मानसून वॉचर्स हैव ऑफन कॉशन। कह रहा है कि जैसा कि मानसून पर नज़र रखने वाले
जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अक्सर चेतावनी देते हैं, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। द सडन लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, कह रहा है कि जो अचानक से एक गर्मी आ गई है जो काफ़ी समय तक चलेगी, सूखा पड़ गया है एक तरीके से, काफ़ी समय तक चलने वाला है। सोन क्रॉप दैट देन फेस द डेंजर ऑफ बीइंग अनवाटर्ड, और जो क्रॉप्स किसानों ने बो दी है अब उसमें खतरा बना हुआ है कि उनको पानी नहीं मिलेगा। दैट मैटर्स, ये महत्वपूर्ण है। मतलब महत्वपूर्ण क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम पानी का वितरण करेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवरी मानसून इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर इंडिया, कह रहा है कि हर मानसून जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस वन इज एक्सेप्शनली सो बिकॉज इट अराइव्स अटॉप एन इनपुट क्राइसिस, कह रहा है कि इस बार का जो ये मानसून था ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बार ये मानसून तब आ रहा था जब हमारे यहाँ सप्लाई की क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब एक समस्या बनी हुई है हमारे यहाँ सप्लाई की। द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, एंड द डिस्ट्रप्शन एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अर्लियर दिस ईयर, और इस बार जो स्ट्रेट ऑफ मतलब पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बाधाएं आई वहाँ से सामान नहीं आ पा रहा था। थ्रॉटल्ड एनर्जी सप्लाई, उसने एनर्जी सप्लाई को पूरी तरीके से रोक दिया था, और ये जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन है उसने भी रोक दिया था। अब इतनी समस्याएं बनी हुई थी, और इस बार का जो मानसून जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला था भारत के लिए, वो भी खराब हो रहा है। हिस्ट्री ऑफर्स लिटिल कंफर्ट, कह रहा है कि इतिहास जो है, मतलब इतिहास में जब भी ऐसी समस्याएं आई हैं तो बड़ा कहते हैं कठिनाई का समय हमको देखना पड़ा था। तो इतिहास को जो है हमें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देता इस मामले में। अराउंड 60% ऑफ एल नीनो ईयर्स सिंस 1951 हैव ब्रॉट डेफिशिएंट और बिलो नॉर्मल रेन्स। 2002-2009 वर द सीवरेस्ट ड्रॉट्स ऑफ द सेंचुरी, कह रहा है कि 60% जो एल नीनो के साल आए हैं 1991 से, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से नॉर्मल रेन में कमी लेके आए हैं। 2000-2009 में बहुत ही ज़्यादा खराब सूखा पड़ा था ऑफ द सेंचुरी, जो पूरे सदी में था, विद सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल्स इन 2014 एंड 2015। और जब 2014-2015 में भी एल नीनो आया था तब भी बहुत ज़्यादा जो बारिश थी, मानसून था, उसमें कमी आ गई थी। विद एल नीनो नाउ नियर सर्टेन थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन, कह रहा है कि अब ये पक्का हो गया है कि ये जो एल नीनो है ये इस बार मानसून के जो मुख्य समय है उसमें रहने वाला है। एल नीनो समझ रहे होगे, जो पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ता है ना, तापमान बढ़ता है तो भारत में जो है वो बारिश की कमी कम, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन अ लेट रिडीमिंग स्विंग ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल। अब यहाँ पे जो इंडियन ओशन डाइपोल की बात है, मतलब भारत में ये जो इंडियन ओशन है, कह रहा है कि सरकार को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे कुछ चमत्कार होने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जिससे ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी और उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि बाद में मौसम अपने आप सुधर जाएगा और जो सारी समस्याएं हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। उसे अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन अ लेट रिडीमिंग स्विंग ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल। दैट मीन्स एक्टिवेटिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और इसका मतलब ये है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एक्टिवेट कर देना चाहिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री को भी एक्टिवेट कर देना चाहिए, और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज को भी ऑन अ वॉर फिटिंग, एक तरीके से युद्ध स्तर पे इन लोगों को तैयार रहने के लिए कहना चाहिए। अलॉन्ग विद द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इनको भी साथ साथ तैयार रहने के लिए कहना चाहिए। विद एडवाइजरीज स्टीयरिंग फार्मर्स टूवर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस, और हमें एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए, एक तरीके से निर्देश जारी करने चाहिए कि जो फार्मर्स हैं वो छोटे समय की शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेस को उगाएं। ऑयल सीड्स और मिलेट्स को ओवर थ्रस्टी पैडी, मतलब ऐसी धान ना उगाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगता हो, छोटे छोटे ड्यूरेशन वाली दालें, ऑयल सीड्स और मिलेट्स को उगाएं ताकि आसानी से वो चीज़ें जल्दी से उनको मिल पाएँ। डिसिप्लिन ग्राउंड वाटर एंड रिजर्वायर मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ग्राउंड वाटर का यूज़ होना चाहिए, और जो रिजर्वायर हैं जहाँ पे पहले से ही पानी जो जमा रखा हुआ है उसका डिसिप्लिन तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए
आर नेसेसरी, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं। एंड क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिलीफ प्रोविजनिंग मस्ट बी रेडीड। कह रहा है कि क्रॉप में जो इंश्योरेंस देती है सरकार और ये जो रिलीफ प्रोविजनिंग है मतलब राहत व्यवस्था है उसको तुरंत एक तरीके से रेडी रखना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। इंडिया विल ऑल्सो हैव टू ब्रेव मोर डेज ऑफ सीवियर हीट विच अ पास्ट लैंडस्केप विल ओनली शार्पन। कह रहा है कि भारत को और भी ज़्यादा सीवियर हीट वाले दिनों का सामना करना पड़ेगा और जो उसकी सूखी पास्ट लैंडस्केप का मतलब है जो सूखी हुई ज़मीन है, जो धूप के मारे एकदम सूख गई है, उसमें ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, वो इस स्थिति को और ज़्यादा खराब करने वाली है, मतलब और ज़्यादा हमारी जो दिक्कतें हैं उसको बढ़ाने वाली है। द गवर्नमेंट एज रिसेंटली एज लास्ट वीक क्लेम टू डिलीवर अ रिकॉर्ड खारिफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि सरकार ने अभी पिछले ही हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर जो खारिफ का प्रोडक्शन हुआ है उसका दावा किया है। वाइल होपिंग फॉर द बेस्ट, कह रहा है कि हमको सबसे बेस्ट के लिए आशा करनी चाहिए। एंड इट मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और सबसे खराब स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अ वीक मानसून वुड फॉल ऑन अ फार्म इकोनॉमी हुज न्यूट्रिएंट्स एंड फ्यूल आर बोथ ऑलरेडी स्कार्स एंड डियर। कह रहा है कि एक वीक इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था में पड़ने मतलब आ रही है जिसके न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से जो फूड है और फ्यूल है वो पहले से ही बहुत कम और महंगे हो चुके हैं, क्योंकि पहले से ही पूरी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे वो वेस्ट एशिया का वॉर हो या फिर पूरी तरीके से जो महंगाई है वो ऊपर उठ रही है। और इसी समय ही जो मानसून है वो बहुत लेट से दस्तक दे रहा है पहली बात तो, और इस बार उतनी क्या कहते हैं मात्रा में बारिश नहीं होगी जितना कि हर साल होती है। अ लेट अराइवल इन इटसेल्फ इज़ नो कैलेमिटी। The date on which the rains touch the Kerala coast has little statistical bearing on how much falls over the 4 months that follow. Which of the following statements can be inferred or concluded as true in the context of the above line? एक तरीके से इसका क्या मतलब है ये पूछा है। A delayed onset of the southwest monsoon is an accurate indicator of a prolonged agriculture drought over the monsoon core zone। गलत है। कह रहा है कि जो देर से आने वाला मानसून है वो एकदम एक्यूरेटली ये बता देता है कि इस बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है पूरे जो मानसून कोर जोन है उसमें। ऐसा तो है नहीं, कई उसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कई बार जो मानसून है वो लेट से आया है मगर उसने बाद में रिकवरी कर ली है, बताया था, तो ये तो गलत हो गया। हिस्टोरिकली एन अर्ली अराइवल ऑफ द मानसून गारंटीज अ सरप्लस इन सीजनल क्यूमुलेटिव रेनफॉल अक्रॉस रेनफेड फार्मलैंड। कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि जब जब मानसून पहले आया है तो ये गारंटी रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। पढ़ा है ना पहले पैसेज में। द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड ओवर द एंटायर सीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रिसाइज कैलेंडर डेट ऑफ द मानसून इनिशियली लैंडस्केप। हाँ, कह रहा है कि कितने वॉल्यूम में प्रेसिपिटेशन होना है, बारिश होनी है, ये इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि मानसून कब स्टार्ट हुआ है। तो यही बात उसने भी बोली थी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो ओनली सी। Which of the following statements regarding the structural changes confronting the upcoming monsoon season can be verified as true according to the passage? पैसेज के अनुसार हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जो आने वाले जो मानसून आ रहा है उसको किस तरीके से वो उसको रोकेंगी, किस तरीके से उसका सामना करेंगी, उसके आधार पर ये कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको ये बताना है। द कोर एग्रीकल्चर जोन ऑफ द कंट्री आर प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस एन आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब देखो यहीं पे गलत हो गया, हम पैसेज में पढ़ के आ रहे हैं कि जो कोर एग्रीकल्चर जोन है इस बार वहाँ पर बारिश कम होने वाली है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, पेनिसुला, यहाँ पे इस बार बारिश कम होने वाली है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही हमको बारिश दिखेगी। तो कह रहा है कि जो मेजर जितने भी एग्रीकल्चर जोन है वहाँ पर इस बार सही से डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेनफॉल का। गलत हो गया ये। द कंटेम्परेरी, और ये भी देखो, न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ द लेट ऑनसेट, कह रहा है कि जो देर से शुरुआत हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसा भी कहीं नहीं बताया, तो ये भी गलत हो गया। कंटेम्परेरी थ्रेट टू इंडियन एग्रीकल्चर इज कंपाउंडेड बिकॉज द इकोलॉजिकल रिस्क ऑफ अ वीक मानसून कन्वर्ज विद प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। कह रहा है कि पहले से ही एक तो दुनिया भर में जो बाधाएं चल रही हैं वॉर की वजह से, ग्लोबल सप्लाई चेन की, ये तो है ही,
और साथ ही साथ अब ये जो मानसून भारत में वीक आने वाला है, तो इससे जो है जो हमारी समस्या है और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़्यादा कंपाउंडेड हो जाएंगी। ये बात एकदम सही है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ओनली बी। Which of the following governmental intervention directly aligns with the war footing contingency strategy advocated by the author in the passage? ऑथर ने बोला था ना कि हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। कह रहा है कि गवर्नमेंट के ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो डायरेक्टली इससे रिलेट करते हैं, कि जो क्या कहते हैं, ऑथर ने बताया था कि युद्ध स्तर में वॉर फुटिंग में एकदम तैयारी होनी चाहिए। मैंडेटिंग स्टेट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एग्रेसिवली डिसबर्स क्रॉप इंश्योरेंस एंड प्रिपेयरिंग रिलीफ प्रोविजन फॉर वल्नरेबल रूरल सेक्टर्स, बिल्कुल ठीक है कि ये मैंडेट कर दें, ये जो मतलब एक तरीके से आवश्यक कर दें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्रॉप इंश्योरेंस को बांटना स्टार्ट करें, और जो राहत के जितने भी पैकेज हैं उसको भी उन रूरल सेक्टर्स को दें जो कि कमज़ोर हैं। तो ये बात बोली गई है कि क्रॉप इंश्योरेंस और रिलीफ प्रोविजन का हमको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए तैयारी के रूप में। डायरेक्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिजेंट डिसिप्लिन ओवरसाइट ऑफ रिजर्वायर लेवल्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये भी बात कही थी कि एक तो रिजर्वायर के ऊपर ध्यान रखें और ग्राउंड वाटर के ऊपर ध्यान रखें, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, और इसमें काफ़ी बिल्कुल भी एक तरीके से खुदाई ना पड़ते। तो बी भी सही है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, सी हमारा सही आंसर है। Based on the overall tone, arguments presented in the passage, which of the following option would the author most likely agree with? इन तीनों सेंटेंस में से ऑथर किस सेंटेंस से सबसे ज़्यादा एग्री करेगा? The government's recent claims of achieving record kharif production should translate into structural complacency. कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो हाल ही में क्लेम किया है कि खारिफ प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पे हुआ है, इससे लोगों को एक तरीके से निश्चित हो जाना चाहिए एज द फार्म इकोनॉमी इज इंसुलेटेड अगेंस्ट फ्यूचर क्लाइमेट शॉक्स, क्योंकि जो फार्म इकोनॉमी है हमारी वो फ्यूचर क्लाइमेट शॉक्स के लिए पहले से ही इंसुलेटेड है, मतलब उसके ऊपर आने वाले खतरे जो हैं क्लाइमेट की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अभी है तो है, अब आने वाले की कैसे कोई गारंटी ले सकता है ना, पैसेज में ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया है। इन मैनेजिंग हाई स्टेक्स मानसून अंडर द शेडो ऑफ एल नीनो, ऑफिशियल पॉलिसी मस्ट पाइवेट अवे फ्रॉम पैसिव ऑप्टिमिज्म एंड एम्ब्रेस प्रोएक्टिव वर्स्ट केस सिनेरियो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयरनेस। ठीक है, कह रहा है कि ये जो हाई स्टेक मानसून है इसको मैनेज, जो कि एल नीनो के साथ आ रहा है, इसको मैनेज करने के लिए ऑफिशियल को सिर्फ एक तरीके से सकारात्मक नहीं हो जाना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म वाली अप्रोच को नहीं अपनाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए, ताकि कोई ख़राब स्थिति बने तो हम तैयार रह सकें। तो इसके लिए तो जो सबसे ज़्यादा एग्री करने वाला है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट recent pre-season forecast represent its most optimistic and confident outlook concerning nationwide rainfall distribution in the last 10 years। नहीं, पैसिमिस्टिक थी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। इस बार का जो इनका फोरकास्ट था, भविष्यवाणी थी, वो बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक थी। तो सी भी नहीं होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें हमें ग्रामेटिकल रोल बताना है विद 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटराइट डिफिशिएंट ईयर सेंटेंस का। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ पेग्ड सीजनल रेनफॉल एट 90%, मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इस बार जो रेनफॉल होगा वो 90% होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का, विद 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटराइट ऑफ डेफिशिएंट ईयर। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 60% एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जो है बारिश कम होगी। इट मोस्ट पैसिमिस्टिक प्री सीजनल कॉल इन अ डिकेड। किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्बियल मॉडिफायर कैरेक्टराइजिंग द एक्शन ऑफ हाउ द रेनफॉल वॉज पेग्ड। एक तरीके से एग्जैक्ट एडवर्बियल मॉडिफायर है, ये बता रहा है कि किस तरीके से पैक्ड है, किस तरीके से फिक्स्ड है इस बार का, कि 60% प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो ये ज़्यादा है कि एक तरीके से ये नाउन जो वर्ब जो है उसको मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्बियल मॉडिफायर तो लग रहा है। एग्जेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज लॉन्ग पीरियड एवरेज को मॉडिफाई कर रहा है। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, तो ये नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है फंक्शनिंग एज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन। कह रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो कभी भी एंड बट की तरह काम नहीं करता है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन की तरह काम नहीं करता, तो ये नहीं होगा। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन एक्टिंग एज अ नाउन फ्रेज सब्जेक्ट फॉर द सब्सिक्वेंट डैश। कह रहा है एक तरीके से नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ये जो डैश दिया हुआ है इसके लिए
इसके लिए नाउन फ्रेज की तरह पूरा काम कर रहा है, नहीं, ये तो एक तरीके से अपोजिटिव सेंटेंस है जो कि आगे वाले सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा हमारा, ए होगा। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है। इन अ स्मॉल पॉकेट ऑफ दिल्ली where the Azan from Jama Masjid echoes through crowded bazaars, narrow lanes, and dash preserves a fading chapter of India's visual heritage। कह रहा है कि एक बहुत छोटी सी जगह दिल्ली में जहाँ पे जामा मस्जिद से जो अजान निकलती है वो पूरे इलाके में, जो पूरा क्राउडेड बाज़ार है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ गूंजती है, और जो वहाँ की जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ से गूंजते हुए हर जगह फैलती हैं। कह रहा है कि उसी जगह ने एक ख़त्म हुए एक आर्ट है, हेरिटेज है, विरासत है, जो अब भारत से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उसको बचा के रखा है। द क्राफ्ट ऑफ बॉलीवुड स्टाइल हैंड पेंटेड होर्डिंग्स, फिल्म पोस्टर। और वो कौन सी स्टाइल, ये वो हेरिटेज है। एक बॉलीवुड में जो आपने देखा होगा पुराने एक पोस्टर बनाए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाए जाते थे, फिल्म पोस्टर बनाए जाते थे, हैज़ लार्जली यील्डेड टू डिजिटल एज। अब उनको जो डिजिटल बोर्डिंग हो गया या डिजिटल जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो, उन्होंने उस बोर्डिंग को या फिर वो जो पेंटेड होर्डिंग्स होती थी उनको रिप्लेस कर दिया है। येट फिर भी वन आर्टिस्ट कंटिन्यूज टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव। एक आर्टिस्ट है जो कि उस विरासत को अभी भी जिंदा रखे हुए है। प्रिजर्विंग एन आर्ट फॉर्म ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसअपीयरेंस। और उसने एक तरीके से जो आर्ट एकदम ख़त्म होने की कगार में थी उसको बचाकर अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। क्या होना चाहिए, एन ए डैश प्रिजर्व्स आ फीडिंग चैप्टर ऑफ इंडियाज विजुअल हेरिटेज। किसी जगह ने उस जो चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है उसको बचा के रखा है। इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब होता है छोटा सा सेपरेट एरिया। तो क्या इसका कोई मतलब आ रहा है, नहीं। लैब्रिथिन का मतलब होता है भूल भुलैया, कंफ्यूजिंग रास्ते, या फिर मेज कह सकते हो। थ्रोफेयर का मतलब होता है मेन रोड, मुख्य सड़क। अब एक खुद ही देखो, स्मॉल पॉकेट ऑफ दिल्ली है, छोटी सी कोई जगह है दिल्ली की जहाँ पे जामा मस्जिद है, बहुत सकरियाँ गलियाँ हैं। क्या मतलब आ रहा है, एल ए का मतलब ही होती है एक सकरी गली, छोटी सी। अब ऐसे तो बहुत बार आप देखोगे जब आप मॉल जाते हो तो यहाँ ऐसे कपड़े रखे रहते, तो इसको भी एल ए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक पतली सी वो जगह होती है, एक तरीके से गली होती है। तो यहाँ बेस्ट क्या आ रहा है, एन एल ए प्रिजर्व्स आ फेडिंग चैप्टर। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। मीट कफील अहमद अंसारी, बेटर नोन एज पेंटर कफील। कह रहा है कि कफील अहमद अंसारी से मिलिए, ज़्यादातर इनको लोग कफील के नाम से ही जानते हैं। अ 70-year old वेटरन आर्टिस्ट, जो कि एक 70 साल पुराने आर्टिस्ट हैं। हु वंस हैड पेंटेड होर्डिंग, जो कभी वो होर्डिंग्स पेंट किया करते थे, एंड पोस्टर्स फॉर बॉलीवुड के लिए। री रन सच एज, और वो मतलब जो दोबारा जो मूवी चलती थी, जैसे कि दीवार हो गई 1975 में, पाकीजा हो गई, मुगले आजम हो गई, या फिर ये राम और श्याम हो गया, अमंग मैनी अदर्स। तो मतलब जितने भी ये दोबारा जब पर्दे में ये मूवियाँ लगती थी तो ये बड़े बड़े पोस्टर उसके बनाया करते थे। बॉर्न इन द स्मॉल टाउन ऑफ ऑनला इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, इनका जन्म ऑनला बरेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कफील्स जर्नी हैज़ बीन शेप्ड बाई डिवोशन डैश आर्ट। कह रहा है कि जो कफील्स की जो जर्नी है पूरी, वो एक तरीके से कला के प्रति समर्पण है, अपना डिवोशन है। क्या आना चाहिए यहाँ पर, कौन सा प्रीपोजिशन है, डिवोशन ऑफ आर्ट। डिवोशन ऑफ आर्ट का मतलब होता है आर्ट का डिवोशन, मगर डिवोशन है किसका यहाँ पे, कफील की जर्नी का, कफील का। तो ये तो नहीं होगा। डिवोशन फॉर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि होता ही नहीं है। डिवोशन टू होता है, डिवोशन टू आर्ट, या फिर आप कह सकते हो डिवोशन टू वर्क, डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू आर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है हमारा, सी। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, अ शॉपकीपर, इनकरेज हिड आर्टिस्टिक एम्बिशंस फ्रॉम एन अर्ली एज। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको उत्साहित किया था उनकी जो कला थी उसके लिए, बहुत ही बचपन से ही, बहुत ही अर्ली एज से ही। कफील्स जर्नी इनटू पेंटिंग बिगन इस स्कूल। कफील की जो यात्रा थी पेंटिंग की तरफ, वो इनके स्कूल से ही शुरू हुई थी। वेयर ही लर्न, जहाँ पे उन्होंने सीखा था अपने टीचर के अंतर्गत, नइमातुल्लाह अंसारी। इन द इवनिंग्स ही वुड, क्या होना चाहिए पहले ये बताओ,
टाइपोग्राफी नहीं। इकोनोग्राफी, टाइपोग्राफी का मतलब होता है क्या है, वो जो प्रिंटेड लेटर होता है ना उनको अरेंज करना। इकोनोग्राफी का मतलब होता है सिंबल या इमेज की स्टडी। कैलीग्राफी सबको पता होना चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग। लिथोग्राफी का मतलब होता है प्रिंटिंग टेक्निक। यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्निक का मतलब है नहीं, हाथ से वो बनाते थे तो ये तो गया। इकोनोग्राफी का मतलब भी नहीं है, टिपोग्राफी नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है कैलीग्राफी। अब एक आर्टिस्टिक होता है जो होल्डर होता है, मान लो उसको दीवार लिखना है, ठीक है, दीवार मूवी का, अब ऐसे हम लिख देंगे तो क्या तुम्हें कोई बिल्कुल भी लगेगा कि तुम जाके इस मूवी को देख के आओ? मतलब कोई बहुत अच्छा सा कोई कैलीग्राफर होगा, इस तरीके से पूरा बना कर लिखेगा तो आपको एक बार जरूर इंटरेस्ट आएगा। तो वो कैलीग्राफी करते थे उन्होंने, वेयर ही लर्न कैलीग्राफी अंडर हिज टीचर नेमतुल्लाह अंसारी। इन द इवनिंग्स ही वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग लोकल पेंटर्स शबीर रजा खान। शाम को वो अपना काफ़ी समय बिताते थे जो लोकल पेंटर्स थे उनको देखते हुए, जैसे कि शबीर रजा खान हो गए एट वर्क, उनके काम के पास, ऑब्जर्विंग हिज टेक्निक्स एंड स्टाइल, और उनकी कला को, उनकी स्टाइल को, टेक्निक को वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन 1980। कह रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण समय पल तब आया, कब? 1980 में। व्हेन कफील लॉस्ट हिज फादर, जब कफील ने अपने पिताजी को खो दिया, एंड द फैमिली बिजनेस कोलैप्स, और जो उनका फैमिली बिजनेस था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लिविंग हिम विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, और उनके पास किसी तरीके का भी आर्थिक सपोर्ट नहीं था। कैरिंग ओनली ₹1000, सिर्फ 1000 रुपये लेकर, ही ट्रेवल्ड नियरली 268 किलोमीटर फ्रॉम बरेली टू दिल्ली। उन्होंने लगभग 268 किलोमीटर बरेली से दिल्ली की तरफ ट्रेवल किया, जबकि 1000 रुपये उस समय बहुत होते थे। इन सर्च ऑफ वर्क, काम के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। आफ्टर अराइविंग इन दिल्ली, दिल्ली में अराइव करने के बाद, ही स्टेड विद रेलिवेंस इन जामनगर। वो जामनगर, ये सही लिखा हुआ है, जामनगर होना चाहिए उसे। वो अपने रिलेटिव्स के साथ जामनगर में रहे। आर्म्ड विद ब्रशेस, और उनके पास उनका खुद का ब्रश था, मतलब पेंटिंग वाला, पेंट था, बाइसिकल थी। ही रोम द सिटी लुकिंग फॉर वर्क, वो इधर उधर से घुमा करते थे सिटी में कि काम मिल जाए। ही लेटर डैश अंडर आर्टिस्ट फैज सिद्दीकी फॉर 19 ईयर्स रिफाइनिंग हिज आर्ट। फिर उन्होंने आर्टिस्ट फैज सिद्दीकी के अंतर्गत काम किया 19 साल तक, और अपनी क्राफ्ट को सुधारते रहे। क्या होना चाहिए? टॉयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। ही लेटर टॉयल्ड, कोई मतलब नहीं है। कोलैबोरेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कोलैबोरेशन करेंगे, सहयोग क्या करेंगे, उनको तो मदद चाहिए। अप्रेंटिस्ड, हाँ ये हो सकता है, इसका मतलब है कि एक तरीके से ट्रेंड अंडर एन एक्सपर्ट। मैट्रिकुलेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी प्रवेश लेना, है ना, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो ये मतलब नहीं है। बेस्ट यहाँ पे क्या है? अप्रेंटिस, ही लेटर अप्रेंटिस्ड अंडर आर्टिस्ट फैज सिद्दीकी फॉर 19 ईयर्स। In 1999, कफील opened his own studio in मतिया महल नियर जामा मस्जिद। फिर 1999 में कफील ने अपना स्टूडियो खुद खोला, नाम था उस कहाँ पे, मतिया महल, जो कि जामा मस्जिद के पास था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, हिज वर्क गेन डैश अक्रॉस द सिटी, उनके काम ने क्या किया, एक तरीके से पहचान बना ली अपनी। रेंजिंग फ्रॉम कमर्शियल साइन बोर्ड, फिर वो कमर्शियल बोर्ड ही बनाते थे, साइन बोर्ड ही बनाते थे, और सिनेमा बिल बोर्ड, जो मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल बोर्ड्स होते थे, उसको ही बनाते थे। क्या होना चाहिए यहाँ पे? रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, प्रसिद्ध हो जाना हो सकता है। नोटोरिटी का मतलब भी प्रसिद्ध होना होता है, मगर बदनामी ज़्यादा होती है ना। नोटोरियस डाकू जैसे होते हैं, विख्यात बदनाम डाकू होते हैं, तो ये मतलब नहीं है। मोनोपोली का मतलब होता है पूरी तरीके से कंप्लीट कंट्रोल। पैट्रनेज का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इससे देखना है देख लो, और ये मैंने खुद लिख रखे हैं, इधर देख लो। अब पैलेस इन द मिडिल ऑफ द लेक इज़ रेयर, कह रहा है कि अगर किसी तालाब के बीच में, लेक में कोई पैलेस हो, महल हो, तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। बट वन विद 4 फ्लोर्स अंडर वाटर इज़ इवन रेयर, कह रहा है लेकिन अगर कोई पैलेस जिसकी 4 फ्लोर हो, 4 मंजिला इमारत हो, और उसमें चारों जो है वो अंडर वाटर हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, उससे भी ज़्यादा रेयर है, ठीक। टुडे इट स्टैंड नॉट जस्ट एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट्स हिस्टोरिकल मिस्टिक एंड ग्रैंड्योर, बट ऑल्सो एज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। मिस्टिक का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय आकर्षण कोई, और ग्रैंड्योर का मतलब होता है कोई शानदार, भव्य। कह रहा है कि आज के समय में
ये जो हिस्टोरिकल रहस्यमय शानदार ये जो पैलेस खड़ा है वो सिर्फ एक तरीके का सिंबल नहीं है, वो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ठीक, अब क्या होना चाहिए, पहला क्यू दिख रहा है, एस दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। 2 बार क्यू आया है ऑप्शन में, तो पहले क्यू से ही चेक करते हैं। फॉर मोर देन 200 ईयर्स, कह रहा है कि 2 साल से ज़्यादा के लिए दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अंडर वाटर लैंडमार्क, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अंडर वाटर एक लैंडमार्क है जो अंदर एक बिल्डिंग पैलेस बना हुआ है, नोन एज जल महल, इसको जल महल कहते हैं, हैज़ बीन अ रिपोजिटरी ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। वो एक तरीके से कलेक्शन बना हुआ है कि जो राजस्थान के इतिहास को दिखाता है। मतलब वहाँ पे राजस्थान का जो इतिहास है उस जल महल में काफ़ी ज़्यादा बसा हुआ है, एक एक कण कण में दिखता है राजस्थान का इतिहास। ठीक है, हो सकता है ये। अब देखो, इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग द एक्चुअल बिल्डिंग रिमेन्स डीपली सबमर्ज्ड बीनीथ द सरफेस विद ओनली इट्स टॉप फ्लोर रिमेन विजिबल। कह रहा है कि फ्लोट होने के बजाय जो एक्चुअल बिल्डिंग है वो डूबी हुई है, बस उसका जो टॉप फ्लोर है वही दिखता है। ठीक है, दिस स्पेसिफिक स्टेट ऑफ बीइंग पार्शली सबमर्ज्ड गिव्स द स्ट्रक्चर द स्टनिंग इल्यूजन ऑफ मैजिकली इमर्जिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लेक। कह रहा है कि जो ये स्पेसिफिक स्टेट है बिल्डिंग की, जिसमें वो आधी डूबी हुई है आधी दिख रही है, एक तरीके का इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है कि वो लेक के ऊपर एक तरीके से फ्लोट कर रही है। ये भी ठीक है। Contrary to what you might initially assume when looking at its position in the lake, the palace doesn't actually float on the water. कह रहा है कि उसके विपरीत, जैसा कि आप सोच रहे थे पहले कि ये जो मतलब देखते ही आपको लगेगा कि वो तैर रही है, बट एक्चुअली वो वहाँ पे तैर नहीं रही होती है। ठीक है, तो पहला तो बेस्ट ये लग रहा है, क्यूई के साथ जाते हैं। देखो पी तो नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ पी तो है नहीं। आर देखो, कह रहा है ये दिस लगा हुआ है तो ये आर गया। एस देखो, कंट्रेरी टू वॉट यू इनिशियली एज्यूम व्हेन लुकिंग एट इट्स पोजीशन इन द लेक, तो इसको भी हम स्टार्ट नहीं करें, सॉरी इसको एस से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यू हो सकता है या फिर क्यू एस पी आर हो सकता है। देखते हैं, क्यू हो गया पहला सेंटेंस। अब कह रहा है देखो, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अंडर वाटर लैंडमार्क नोन एज जल महल हैज़ बीन रिपोजिटरी ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। अब उसने जल महल के बारे में बता दिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 फ्लोर्स अंडर वाटर जो भी पैलेस है, उसने पैलेस के बारे में बता दिया तुरंत। उसके बाद देखो एस में बोला है कंट्रेरी टू व्हाट यू माइट इनिशियली एज्यूम, कि जो तुमने पहले भी जो भी एज्यूम किया हो, व्हेन लुकिंग एट इट्स पोजीशन, जब तुमने उसको पहली बार लेक में उसकी पोजीशन को देखा हो, द पैलेस को डजेंट एक्चुअली फ्लोट ऑन द वाटर, मगर वो फ्लोट एक्चुअली नहीं करता है। ठीक है, क्यू एस के साथ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है फ्लोटिंग करने के बजाय वो एक्चुअली जो है वो आधा डूबा हुआ है, जो टॉप फ्लोर है वही दिखता है, तो क्यू एस पी। और आर देखो, कह रहा है ये जो स्पेसिफिक स्टेट है पार्शली सबमर्ज की, मतलब जो आधा डूबा हुआ है, वो इस स्ट्रक्चर को एक स्टनिंग लुक देता है, बहुत बढ़िया लुक देता है। तो क्यू एस पी आर जो है हमारा वो आंसर लग रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ देख लें, मेरी राइटिंग जिसको समझ नहीं आती है, और जिनको समझ में आ रहा है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। द मद्रास क्लब वंस रिपोर्ट, चलो डायरेक्टली करते हैं। सी दिया हुआ है, येट द ईज विद विच क्लब्स कुड इन्फोर्स, येट लगा हुआ है, नहीं स्टार्ट करेंगे, इससे नहीं स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब द मद्रास क्लब, कह रहा है कि जो एक मद्रास क्लब था, वंस रिमूव्ड राइटर खुशवंत सिंह, उन्होंने एक बार राइटर खुशवंत सिंह को अपने क्लब से हटा दिया, फॉर वियरिंग सैंडल्स पहनने की वजह से। एंड द कलकत्ता स्विमिंग क्लब एक्सपेल्ड म्यूजिशियन आनंद शंकर फॉर अपीयरिंग इन ट्रेडिशनल इंडियन अटायर। और कलकत्ता स्विंगिंग बोल दिया था मैंने, स्विमिंग क्लब ने जो आनंद शंकर हैं उनको हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से इंडियन कपड़े पहने थे ट्रेडिशनल वाले। ठीक, तो ए से तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब ए के बाद आ रहा है सी, येट द ईज विद विच क्लब्स कुड इन्फोर्स सच ड्रेस कोड्स पॉइंट्स टू अ लार्जर स्टोरी। कह रहा है फिर भी जिस तरीके से आसानी से ये क्लब ड्रेस कोड को एक तरीके से इन्फोर्स कर देते हैं, लोगों के ऊपर लागू कर देते हैं, ये एक बड़ी पिक्चर दिखाता है। क्लब्स वर नॉट अ फैमिलियर फीचर ऑफ साउथ एशियन लाइफ बिफोर ब्रिटिश रूल। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले क्लब्स जो थे वो साउथ एशिया में इसका बहुत ज़्यादा
चलन नहीं था। हो रहा है एसी तो लग रहा है। कह रहा है कि विद इन लिटिल मोर देन अ सेंचुरी, कह रहा है कि बस 1 सेंचुरी से थोड़ा ही सा समय, या तो एकदम 1 सेंचुरी ही हुआ होगा, 100 ही साल हुए होंगे। हाउएवर दे हैड स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, वो पूरी तरीके से सब कॉन्टिनेंट में फैल गए, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन इन कॉलोनियल पब्लिक लाइफ। तो यहाँ डी लिख रहा है। अब कह रहा है कि देखो ये जो बहुत बुरी तरीके से फैले, ये लाइन देखो, दे हैड स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, दिस रैपिड स्प्रेड नेचुरली रेजेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ अ डिस्टिंक्टली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन बिकेम सो डीपली वूमेन इन टू अ कंट्री, कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कल्चर था, इंस्टीट्यूशन था, उसका जो ताना बाना था, कितनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री में लोगों के अंदर बैठ गया था। दैट ऑलरेडी हैड इट्स ओन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एसोसिएशनल लाइफ लाइक सभास एंड अड़ास। कह रहा है कि उस कंट्री में ऐसा था जो कि पहले से ही बहुत बड़ा अपना हिस्ट्री का इतिहास रखता था, जो कि लाइफ जैसे सभा हो गई, अधास हो गए, ये सब उससे जुड़े हुए थे। मतलब हमारी खुद की अपनी हिस्ट्री थी। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स आए, उनके जो ताने बाने थे, वो जो उनकी कल्चर था या उनका जो हेरिटेज था, वो हमारे कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा बैठ गया। तो किसके साथ जा सकते हैं? ए सी डी बी। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।